चैप्टर नंबर है आज का चैप्टर नंबर 19 है। नाम है इसका एटॉमिक न्यूक्लियस। सही है। डेट है आज 2 दिसंबर। इसमें एक टर्म होता है एटम। एटम के बारे में हम बात करते हैं तो एटम जो ड्राइव हुआ है वो टर्म हुआ है एटोमोस से, एंड दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड एटोमोस। और इसके माने क्या होता है? अनडिवाइडेड, जो मज़ीद डिवाइड ना हो सके। ठीक है, इट इज़ अनडिवाइडेबल। सही है। एटम के अगर हम शेप की बात करें तो शेप इसका कैसा होता है? स्फेरिकल। शेप इज स्फेरिकल। अगर हम एटम के न्यूक्लियस के डायमीटर की बात करें, एटम्स न्यूक्लियस डायमीटर, तो ये होता है तकरीबन 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है ना, (10⁻⁻14 मीटर। एटम के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें तो एटम्स कैरीज नो चार्ज। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और न्यूक्लियस जो होता है ऑफ एन एटम कैरीज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है आउटरमोस्ट शेल में। आउटरमोस्ट शेल, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, तो एटम के अंदर ये पार्टिकल एक दरियाफ्त हुआ, प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जब एटम के बारे में लोग जान चुके थे तो ये पता लगाना था कि एटम से छोटा कोई फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया था? एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था जिसमें हाइड्रोजन के एटम्स को लेकर के एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट उसमें किया गया था, जिसमें जो है वो एटम के हाइड्रोजन के एटम्स को जो है वो एक गिलास के अंदर, जिसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट था और इसके अंदर जो वो आर्गॉन गैस के एलिमेंट जो है वो शामिल थे, उसके अंदर जब हाइड्रोजन के एटम को डाला गया था तो उसमें देखा गया था आयंस की फॉर्मेशन हो रही थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, तो जब आयंस की फॉर्मेशन हो रही होती है तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की क्रिएशन है, तो वहाँ पे देखा गया था एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है जो मुसलसल एनोड पे जमा हो रहा होता है। एनोड पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, कभी एनोड कहते हैं, कभी कैथोड कहते हैं, कभी पॉजिटिव चार्ज, कभी नेगेटिव चार्ज कैरियर कहते हैं। तो जो एनोड है पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, तो उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन के एटम्स को जब डाला गया तो देखा गया आयंस की फॉर्मेशन हो रही है और मुसलसल एनोड के ऊपर जो वो नेगेटिव चार्ज जमा हो रहा है। तो वहाँ से ही पता लगा कि एटम के अंदर भी जो है वो एक छोटा पार्टिकल मौजूद है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन सामने आया तो इलेक्ट्रॉन का मास बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है ना, या 9.1 × 28 ग्राम। ठीक है ना, और उसके बाद जब साइंसदानों ने ये पता लगाना चाहा कि जब एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो आखिर इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आ रहा है, एटम न्यूट्रल क्यों है, एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं है, तो फिर ये पता लगा फर्दर एक्सपेरिमेंट के बाद कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है जब भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर।
ठीक है ना ही जितने नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज हैं एटम के अंदर उतने ही नंबर ऑफ़ क्या है पॉजिटिव चार्ज हैं। जब भी एटम का जो नेचर हो जाता है वो क्या हो जाता है न्यूट्रल नेचर हो जाता है। तो एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल नेचर रखता है। उसके बाद जब फंडामेंटल पार्टिकल की हम बात करते हैं तो प्रोटॉन है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, फिर उसके बाद मीसन है, फिर उसके बाद गिलियॉन है। बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो मोर देन 23 या मोर देन 20 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं एटम के जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं। मोर देन 20 फंडामेंटल पार्टिकल्स। और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, अगर हम बात करें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तो इससे भी स्मॉल और फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल मौजूद है जिसका नाम होता है क्वार्क, ठीक है ना, QUARK। व्हेन दिस क्वार्क कंबाइन टुगेदर देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, लेप्टॉन, ठीक है। और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कोई छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है, कोई छोटा पार्टिकल है, तो उसका नाम आ जाता है क्वार्क का, QUARK। ये क्वार्क 6 किस्म के होते हैं, ठीक है ना। और कोई भी दो क्वार्क आपस में कंबाइंड होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, लेप्टॉन और फिर मीसन और फिर इस तरीके के दूसरे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्वार्क्स आर रिस्पॉन्सिबल। क्वार्क रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इनकी फॉर्मेशन करते हैं। 6 किस्म के क्वार्क होते हैं, ये आपस में कंबाइंड होते हैं और इनकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और अगर क्वार्क से भी छोटा पार्टिकल, ठीक है ना, तो एक चीज़ तो आ गई हमारे पास क्वार्क, ठीक है, जो कि एक हमारे पास लाइटर पार्टिकल है विच इज़ मोर लाइटर एज़ कम्पेयर टू द एटम। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हम बात करते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन की बात कर लें तो प्रोटॉन जो है वो 1836 गुना भारी होता है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम्स लाइटर है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर है। तो प्रोटॉन भारी होता है, कितना भारी होता है 1836 टाइम, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं 1836 टाइम्स, ठीक है ना। प्रोटॉन हेवियर होता है किसके मुकाबले में देन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम्स लाइटर है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटॉन। फिर क्वार्क के बारे में बताया जा रहा है कि क्वार्क भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और अगर 2 दिसंबर 2022 आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि इस कायनात के अंदर सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, तो उसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ द मोस्ट इनडिविजिबल एंड द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स नाउ, ठीक है ना। ये जो स्ट्रिंग होते हैं ये बाल से भी ज़्यादा बारीक, ठीक है ना, और बाल से इस तरीके से आपके हेयर हैं तो हेयर को अगर आप डिवाइड करें करोड़ों हिस्सों में, ठीक है ना, जिस तरीके से ये हेयर है, यूं करके नहीं, यूं करके, ठीक है, वर्टिकली जब आप इसको क्या करेंगे मोर देन 1 करोड़ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक जो उसमें से पार्ट निकलेगा वो पार्ट जी जो क्या कहलाएगा स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग की जो शेप है वो लीनियर मतलब लेंथ में है, उसकी लंबाई होती है, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप नहीं है। फिर उसके बाद वो आपस में कंबाइंड होते हैं, स्ट्रिंग कंबाइंड होते हैं, जिसकी वजह अगर हमारी जो शक्लें हैं एक दूसरे से मुनफरिद होती हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, फलों के रंग, फलों के शेप डिफरेंट होते हैं। वो कौन डिसाइड करता है? स्ट्रिंग डिसाइड करता है। तो स्ट्रिंग इज़ द मोस्ट इंडिविजिबल एंड फंडामेंटल पार्टिकल टिल नाउ, ठीक है ना। तो एटम को पहले समझा जाता था, फिर एटम के बाद बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स आए, और उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये एटम के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब हर एटम का जो है वो अपना न्यूक्लियस होता है। एवरी एटम हैज़ इट्स ओन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल डेंस पोर्शन, सेंट्रल डेंस पोर्शन ऑफ एन एटम, of an atom is called nucleus। न्यूक्लियस के जब हम बारे में बात कर रहे हैं तो सेंट्रल डेंस पोर्शन जो होता है किसी भी एटम का उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिएगा ये प्रोटॉन है और ये क्या है? न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक प्रोटॉन तो है नहीं, 1 2 3 4 फर्स्ट कर लेते हैं, ये 4 प्रोटॉन्स हैं। तो ये 4 प्रोटॉन जो है, एक पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 और ये 4, ठीक है ना। 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 4 से कम भी हो सकते हैं।
तो अगर एक से ज़्यादा प्रोटॉन है तो हमें पता है सेम पोलैरिटी पे हमेशा क्या लाई करता है, रिपल्जन, है ना, रिपल्सिव फोर्स। तो ये प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को तो धमाके से फटना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा और न्यूक्लियस डैमेज हो जाना चाहिए। तो ये जो प्रोटॉन है जिसमें एक से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, सेम पोलैरिटी में हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्जन लाई करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एक्चुअली में ये, जब सेम पोलैरिटी पर होता है तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है रिपल्सिव फोर्स, जिसके नतीजे में ये होना चाहिए कि ये सारे प्रोटॉन एक दूसरे से दूर हो जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर जो मौजूद हैं इनके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर लगा रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्सेस, उसको हम न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। तो इट इज़ ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्सेस दैट प्रोटॉन्स होल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है ना, तो उसके ऊपर से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, उसके ऊपर से न्यूट्रॉन का एक फोर्स लग रहा है, वो न्यूट्रॉन क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है इनसाइड द न्यूक्लियस। वरना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलर पोलैरिटी है, रिपल्जन होगा और ये अलहदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको रोकने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल हो रही है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्सेस। दिस न्यूक्लियर फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। आ रही बात समझ में? ये किसी भी न्यूक्लियस को जब हम इंडिकेट करवाते हैं, इंडिकेशन जब हम इंडिकेट करवाएंगे, ठीक है, लेट सपोज कार्बन है, कार्बन कितना होता है 6 and 12, ठीक है। इस एटम को अगर हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं तो कैसे करवाते हैं, x यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, ठीक है, ये इंडिकेशन है। तो यहाँ पे जो इंडिकेशन है इसको अगर हम जनरल हम रिप्रेजेंट करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, x यहाँ पे आ जाएगा z और यहाँ पर आ जाएगा a, z और a। तो कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो सल्फ़र हो, चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे वो जर्मेनियम हो, चाहे वो फॉस्फोरस हो, चाहे वो एंटीमनी हो, चाहे वो बिस्मिथ हो, चाहे वो बेरिलियम हो, चाहे वो लेड हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे वो सल्फ़र हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, कोई भी सभी एलिमेंट हो, उसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करवा रहे होते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर उसका क्या है, ये चार्ज नंबर है, ये क्या है, मास नंबर है। अगर हम मास नंबर की बात करेंगे, ये मास नंबर है और इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो द एटॉमिक मास और मास नंबर, ठीक है। ये चार्ज नंबर है, इसको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, यही चार्ज नंबर है, यही एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर सकते हैं, आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। कार्बन है, ठीक है ना, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, हार्ड है कि सॉफ्ट है, दिखता कैसा है, कौन से कलर का है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, रिएक्शन में कैसे हिस्सा लेता है, किस तरीके से ये रिएक्शन कर रहा होता है। आ रही बात समझ में? तो अगर हम एटॉमिक मास के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर किसी भी एलिमेंट को फिज़िकली पढ़ना है कि वो फिज़िकल या फिज़िक्स उसकी किस तरीके की है, कैसा दिखता है, तो हम उसके एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करते हैं। तो एटॉमिक मास डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और अगर हम चार्ज नंबर पढ़ रहे हैं तो चार्ज नंबर जो है वो उसी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करता है। तो चार्ज नंबर एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट को जब आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम इसके चार्ज नंबर और मास नंबर को स्टडी करते हैं। वेयर द मास नंबर इज़ कैपिटल है विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, एंड चार्ज नंबर इज स्मॉल z और z विच डील्स विद द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। अब यहाँ पे जो A है एटॉमिक मास, इस एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं कि जो A है, अगर हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, कैपिटल A, तो A होता है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A इज इक्वल टू Z प्लस n, ठीक है, A इज इक्वल टू Z प्लस n। और अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए जा रहे हैं, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर आप n कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो फार्मूला क्या हो जाता है, A माइनस Z, क्या हो जाता है, A माइनस Z। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो सल्फ़र है, ठीक है ना, 1632, सल्फ़र जो है वो 1632 है। आपसे पूछना बताइए इसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितना है। तो ऊपर देख करके आप क्या बता देंगे, दिस इज द एटॉमिक मास नंबर, कैपिटल A ये है। चार्ज नंबर पूछेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो आप बता देंगे 16 है।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछेंगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा n इक्वल टू a माइनस जेड, यानी कि 32 माइनस 16। तो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ n? नंबर ऑफ n शुड बी 16। व्हाट इज द नंबर ऑफ a यानी कि एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज 32। एंड व्हाट इज द चार्ज नंबर? दैट इज z। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किसी भी एलिमेंट के जो नीचे सब स्क्रिप्ट में लगा हुआ होता है, जो z है वो उसका क्या है? चार्ज नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो वो कितना है? ये तो किसी और एलिमेंट के लिए, इसके लिए कितना होगा? 16। ठीक है, तो इसका चार्ज नंबर 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 और एटॉमिक मास कितना है? 32 है। तो इस कैलकुलेशन से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर, ठीक है ना, उसका चार्ज नंबर, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, वो रेडियो एक्टिव इन नेचर है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? हर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, कि भाई एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा? इज ग्रेटर देन 82, दैट इज़ कॉल्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास यूरेनियम है 92, 235, सही है, 238 भी होता है, 235 भी होता है। 235 फिजनेबल होता है, मतलब फिजन रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और 238 नॉन फिजनेबल होता है, उसको फिजनेबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक यूरेनियम हो गया, उसके बाद पोलोनियम है, उसके बाद प्लूटोनियम है, ठीक है, उसके बाद रेडियम है, ठीक है, रेडॉन है। तो दिस आर ऑल दी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, सम ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स विच आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। और हर का क्या होगा? एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा। इसका भी 82 से ज़्यादा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। सबके याद नहीं मुझे, तो मैंने आपके पास ये कुछ एलिमेंट बता दिए। यूरेनियम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, तो इसका कॉमनली हम याद रखते हैं 92 एंड 235। तो दिस आर ऑल दी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज़ ग्रेटर देन 82। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर से एक अमल होता है दैट इज़ कॉल्ड दी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, सही है। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उर्दू में कहते हैं तापकारी, रेडिएशन। तो ये रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी कहलाता है सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, ख़ास किस्म के एलिमेंट्स, सर्टेन एलिमेंट्स, ठीक है ना, विच जो कि क्या करते हैं? एमिट्स, निकालते हैं इनविजिबल रेडिएशन, इनविजिबल रेडिएशन, ठीक है। कैसे निकालते हैं? स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियसली। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर रेडियो एक्टिव इन नेचर हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82 प्रोड्यूसेस द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एंड रेडियो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द सर्टेन एलिमेंट्स इमिट्स इनविजिबल रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली। ये जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर से क्या हो रहा होता है? रेडिएशन का अमल हो रहा होता है, और ये रेडिएशन खुद ब खुद होता है। मतलब कोई एक एलिमेंट है, फर्स्ट कर लेते हैं, ये एक यूरेनियम का सैंपल है, तो 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद, सालों के बाद, इसका वो मास नहीं होगा जो पहले मौजूद होगा। इसका मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फेमस इक्वेशन E=mc² ऑफ द फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन हु प्रपोज द फार्मूला E=mc²। वो कहता है एनर्जी और मास आपस में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में। तो ये मास है, जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इसका मास कम होगा, और जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा होगा वो बनाएंगे डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये इटसेल्फ एज अ पेरेंट न्यूक्लियाई के तौर पे इस्तेमाल होगा। ओरिजिनल जो आपका एटम है, जो एलिमेंट है, वो एज अ पेरेंट न्यूक्लियस के तौर पे इस्तेमाल होगा, और इससे जो रेडिएशन होगी, तापकारी होगी, ठीक है ना, रेडिएशन का अमल जो होगा। और ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेज और द रेडिएशन ऑब्जर्व, दिस आर कॉल्ड दी अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेज। तो जब रेडियो एक्टिविटी का अमल होगा तो उसमें अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज जो एलिमिनेट हो रहे होते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है ना। तो इट वाज स्टडीड बाय हेनरी बैक्यूरेल, BEQUEREL, ठीक है ना, हेनरी बैक्यूरेल। और उन्होंने किस तरीके से स्टडी किया था कि एक उन्होंने लेड ब्लॉक लिया, ठीक है, एक लेड ब्लॉक लिया, सही है,
और इसमें एक माइनर सा पिन होल कर दिया और अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट छोड़ दिया। सही है। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या होगा, रेडिएशन बाहर आएगी, इधर से भी, 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 हर तरफ से रेडिएशन बाहर की तरफ आएगी। ठीक है। ये कौन सा ब्लॉक है, लेड, पीबी। ठीक है ना। लेड इज़ अ परफेक्टली एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। लेड क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। इसमें जो ये माइनर सा होल है, ये जो होल दिख रहा है, सिर्फ ये होल, इस होल से जो है वो रेडिएशन जो वो बाहर की तरफ आती है। ठीक है ना, यूँ यूँ और फिर यूँ, इस तरीके से रेडिएशन बाहर की तरफ आती है। और ये जो बैंड प्रोड्यूस होता है, वो बैंड क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हेनरी बैक्यूरेल ने यहाँ पे क्या लगा दिया, बैटरी के टर्मिनल्स। ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल है ऑफ द बैटरी। ठीक है। यहाँ पे मैं यूँ कर देता हूँ, टर्मिनल बनाते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ पर जो एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है। दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक रे बैंड हो जाती है, एक नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैंड हो जाती है, और एक अनडिफ्लेक्टेड ट्रैवल करती है इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये कहलाता है गैमा रेडिएशन, गैमा रेस। ठीक है। और ये जो आगे जाकर के बैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा, और ये जो पहले बैंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम कहते हैं बीटा। ठीक है। इसकी बैंडिंग आगे जाके प्रोड्यूस होती है इसकी पहले, और गैमा जो है वो अनडिफ्लेक्टेड ट्रैवल करता है। तो यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि अल्फ़ा आगे जाके बैंड इसलिए प्रोड्यूस करता है चूँकि ये हैवियर इन वेट है एज़ कम्पेयर टू द बीटा, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा जब भी आगे जाके बैंड प्रोड्यूस करता है। और बीटा रेस लाइटर इन वेट है, तो लाइटर इन वेट होने की वजह से इसका मोमेंटम डाउन हो जाएगा। जब मोमेंटम डाउन होगा तो ये नीचे ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देगा, ज़्यादा ऊपर जाके डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन बैंड होगा टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। अगर ये टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट बैंड हो रहा है तो उसके पीछे वजह ये होगा कि बीटा के पास चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। और अल्फा अगर नेगेटिव प्लेट की तरफ बैंड हो रहा है तो अपोजिट पोलैरिटी अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर, देन अल्फा कैरी द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। और गैमा में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई डेविएशन नहीं, कोई चेंज ऑफ एंगल नहीं है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तो गैमा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये न्यूट्रल नेचर का होता है। क्या होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। अब ये जो अल्फ़ा, बीटा और ये जो गैमा है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे अल्फ़ा रेस, ये अल्फ़ा, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया बीटा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया गैमा। ठीक है। तो जी सार दी अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अब इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ज़रा गौर से इस बात को सुनेंगे भी कि अल्फ़ा के बारे में अगर पूछा जाए व्हाट इज़ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के बारे में ये बात हम जानते हैं कि अल्फ़ा जो है वो क्या है, एक्चुअली में इज़ द फास्ट मूविंग हीलियम। हीलियम कितना होता है, 2 और 4। ठीक है ना। अल्फ़ा इज़ द फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है। अल्फ़ा जो है वो क्या है, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा अल्फ़ा की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज़ एक्चुअली द फास्ट मूविंग हीलियम। अल्फ़ा हीलियम होता है एक्चुअली में, जिसकी स्पीड बहुत हाई होती है। बीटा के बारे में जब हम बात करते हैं तो बीटा जो है वो होता है, बीटा इज़ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बीटा जो वो क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। बीटा की जो डेफिनेशन कि बीटा इटसेल्फ है क्या, तो बीटा इज़ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और अगर हम गैमा की बात करते हैं कि गैमा क्या है, तो गैमा जो है इज़ द एनर्जी। गैमा एक एनर्जी है, और हम इसको कह सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ नो चार्ज। सही है। अब अगर हम यहाँ पे नोट करें कि अल्फ़ा बैंड कहाँ पे प्रोड्यूस करता है, तो डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज़ डिफ्लेक्टेड। कहाँ पर बैंड प्रोड्यूस कर रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी, टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। ठीक है। डिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। और बीटा कहाँ बैंड हो रहा है, टुवर्ड्स ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसकी डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैंड हो जाता है। और अगर हम गैमा की बात करेंगे तो गैमा इज़ अनडिफ्लेक्टेड, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो अनडिफ्लेक्टेड। गैमा इज़ क्या है, अनडिफ्लेक्टेड, कोई भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। सॉरी, जाहिर सी बात है, गैमा के अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता,
लेकिन गैमा के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, इसीलिए अनडिफ्लेक्टेड रहता ही है। अल्फ़ा के ऊपर अगर पॉजिटिव तो अपोजिट की तरफ हमेशा अट्रैक्ट करेगा, सही है। अच्छा भाई इधर अगर हम आगे आ जाएँ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आने वाली है कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन, ठीक है ना। एक होती है आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द आयंस। अल्फ़ा, हाँ ये तो लिखा है अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव की तरफ बेंड हो रहा है, सही है। तो यहाँ पर ये बात आयनाइजेशन की बात होती है कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेस हर की अपनी एक आयनाइजेशन एनर्जी, हर के पास अपनी एक आयनाइजेशन पावर होती है। व्हाट इज़ आयनाइजेशन पावर? टू फॉर्म द आइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाने की कैपेबिलिटी, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, आयनाइजेशन पावर। तो ये बात याद रखेंगे, जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसके ऊपर चार्जेस की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उसकी आयनाइजेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी। अगर हम हीलियम को चेक करते हैं, यानी कि अल्फ़ा को, अल्फ़ा क्या है? फास्ट मूविंग हीलियम। अगर आप इसको नोट करेंगे, ये क्या है इसका? चार्ज नंबर यानी कि 2। ये क्या है इसका? मास नंबर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये क्या होता है, Z इंडिकेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि चार्ज नंबर, और A इंडिकेट द एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर। तो यहाँ पे जो हीलियम है, इसका जो ये सब स्क्रिप्ट में जो 2 लगा हुआ है, ये इसका चार्ज नंबर है, और सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर जो 4 लगा हुआ है, ये इसका मास नंबर है। तो अगर हम चार्ज नंबर को देखेंगे तो चार्ज नंबर की तादाद ज़्यादा है, 2 है। तो जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतना ज़्यादा आयनाइजेशन में वो हिस्सा लेगा। इसीलिए अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं, जो अल्फ़ा रेज होती है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पावर जो होती है वो क्या होती है? हाई होती है। तो आयोनाइजेशन जो पावर है इसकी, आयनाइजेशन पावर इज़ हाई, इसकी आयनाइजेशन पावर क्या होती है? हाई होती है। बीटा को अगर हम देखें तो बीटा के बारे में क्या बताया गया है? बीटा इज़ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक सिंगल चार्ज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ही चार्ज है, तो प्रोटॉन के मुकाबले में यानी कि हीलियम के मुकाबले में इसके पास चार्जेस की तादाद कम है, तो आयनाइजेशन में जो हिस्सा लेगा वो अल्फ़ा के मुकाबले में क्या लेगा? कम लेगा। तो हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन पावर जो है इसकी, मैं IP लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आयनाइजेशन पावर, IP फॉर आयनाइजेशन पावर इज़ लेस देन किसके मुकाबले में? अल्फ़ा के मुकाबले में। इसकी जो आयनाइजेशन पावर होती है वो क्या होती है? लेस देन क्या होती है? अल्फ़ा। अब दूसरी जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है पेनिट्रेशन पावर। क्या होती है? पेनिट्रेशन। आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन पावर में आप ये बात याद रखेंगे, बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जिसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर कम, जिसकी आयनाइजेशन पावर कम उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी आयनाइजेशन पावर इज़ हाई है, तो पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाएगा? लो। जो इसकी पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, वो क्या होगा? इस लो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आ जाएं इधर, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बीटा की पेनिट्रेशन पावर के बारे में, तो पेनिट्रेशन पावर जो होगी इसकी, पेनिट्रेशन पावर इस हायर होगी किससे? देन अल्फ़ा के मुकाबले में ज़्यादा होगी। पेनिट्रेशन पावर से मुराद ये है कि अगर कोई रेडिएशन अल्फ़ा या बीटा या गैमा रेस किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो कितना दूर, कितना अंदर तक ट्रैवल कर सकती है। जैसे ये दीवार है, ठीक है ना, इसके अंदर अगर हम अल्फ़ा बीटा गैमा रेस को पेनिट्रेट करवाते हैं तो कितना अंदर तक ट्रैवल करेगी। तो अल्फ़ा रेस की चूँकि पेनिट्रेशन पावर क्या है? लेस है, लो है। कितनी कम होती है? कैन बी स्टॉप बाय द मीन्स ऑफ पेपर। एक पीस ऑफ पेपर जिसमें आप लिख रहे हैं, उस पीस ऑफ पेपर को अगर हम अल्फ़ा के सामने रख दें तो वो उसको भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इतनी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कैन स्टॉप बाय पेपर, ठीक है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? बीटा की। अगर हम बीटा की बात कर रहे हैं तो बीटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीटा की पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा से क्या है? ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है कि वो पीस ऑफ पेपर को तो पास कर सकता है लेकिन हाथ से रोक सकते हैं। अगर आप हाथ सामने ले आएंगे तो बीटा रेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो कैन स्टॉप बाय हैंड्स, ठीक है ना, हाथ से हम इसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं।
ये कुछ बातें अभी सामने आई हैं मेरे पास के आयनाइजेशन पावर के हवाले से और पेनिट्रेशन पावर के हवाले से। यही बात अगर हम इसमें करते हैं गैमा में, ठीक है ना, तो गैमा एक तो अनडिफ्लेक्टेड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल नेचर है, जब भी अनडिफ्लेक्टेड रहता है, ठीक है। अगर हम इसकी आयनाइजेशन पावर की बात करेंगे, चूँकि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो मैंने बताया जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन। चार्ज ही नहीं है तो इसका मतलब आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, 0। तो इसकी IP आयनाइजेशन पावर इस 0। और आपको मैंने ये बात भी बताया है कि जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन पावर उतनी कम पेनिट्रेशन पावर। फिर इसका उलट क्या होगा, जितनी कम आयनाइजेशन पावर उतनी ही ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेनिट्रेशन पावर PP, पेनिट्रेशन पावर जो होगा गैमा का, वो क्या होगा, इस मच हायर, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, ठीक है ना। कितनी ज़्यादा हो सकती है, कैन पेनिट्रेट, ठीक है ना, क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, कैन पेनिट्रेट 6 to 8 फीट कंक्रीट वॉल, ठीक है, 6 to 8 फीट कंक्रीट वॉल, 6 से 8 फीट की दीवार हो कंक्रीट की। जैसे ये दीवार है ना, तो इस दीवार में अगर आप इसकी विड्थ चेक करेंगे तो इसकी विड्थ होगी 6 to 8 इंच, तो 12 इंच का 1 फीट है। तो मतलब ऐसी 2 दीवार 1 फीट, ठीक है ना। ऐसी जब 2 दीवारें होंगी तो वो कितने होंगी, 1 फीट। तो अगर मुझे इसको 6 to 8 फीट करना तो ऐसी कितनी दीवारें चाहिए होंगी, तकरीबन 16-17 दीवारें चाहिए होंगी ऐसी। तो ऐसी कंक्रीट वॉल की अगर दीवारें हों 16-17, तो गैमा रेस की पेनिट्रेशन पावर इतनी हाई कि इसको पेनिट्रेट कर सकता है। जब भी गैमा रेस बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है। जहाँ पर भी कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा वहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा रेस एलिमिनेट हो रहे होते हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा डेंजर क्या होता है, गैमा रेस होता है, जो इंसान की बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, स्किन कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है ना, और ल्यूकीमिया और एनीमिया जैसी बीमारी जो है वो कॉज कर सकता है, यानी कि ब्लड कैंसर वगैरह कॉज कर सकता है बॉडी के अंदर, अगर ज़्यादा देर तक ये बॉडी में इफ़ेक्ट करे है। अच्छा, अगर हम पेनिट्रेशन पावर की बात हो गई, अगर अल्फ़ा की स्पीड की बात करें, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की स्पीड कितनी होती है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि अल्फ़ा की जो स्पीड है वो 1/10 ऑफ C है। 1/10 ऑफ C क्या है, 1/10 ऑफ C की जो स्पीड ऑफ अल्फ़ा है वो लाइट की स्पीड के मुकाबले में 1/10 टाइम होगा। और जो बीटा है, बीटा की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के मुकाबले में 1/100 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होगा। और अगर गैमा की स्पीड की अगर हम बात करें तो गैमा की स्पीड सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, 3 exponent 8 होता है। तो जो गैमा की स्पीड है वही स्पीड ऑफ लाइट है। तो द स्पीड ऑफ गैमा रेज इज़ वेरी सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, सारी बातें MCQs की तो हैं और सही है, बातें क्लियर रही है। तो ये अल्फ़ा बीटा और गैमा रेस जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो वो एलिमिनेट कर रहा है, उससे रिलेटेड ये बातें सारे सामने आ गई, ठीक है। इधर मिटा सकता हूँ मैं। अब इसके बाद ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट होता है, बीटा पार्टिकल एलिमिनेट हो रहा है। आपने देखा अल्फ़ा रेडिएशन हो रही है, बीटा रेडिएशन है, गैमा रेडिएशन है, ठीक है ना। तो अगर अल्फ़ा डीके होगा, मतलब डीके, या फिर हम इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, डिकेइंग प्रोसेस, ठीक है ना। डिकेइंग प्रोसेस क्या है, दी कन्वर्जन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। ये एक एलिमेंट है, सही है ना, लेड, सही है। सॉरी, इसके अंदर कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सपोज यूरेनियम मौजूद है लेड बॉक्स में। तो यूरेनियम यहाँ से क्या हो रहा है, रेस की सूरत में, एनर्जी की सूरत में एलिमिनेट हो रहा है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में, अल्फ़ा बीटा और गैमा रेस की फॉर्म में।
तो जो अल्फ़ा बीटा और गैमा इसके फॉर्म में निकल लें, इसके अंदर जो मौजूद है वो कौन मौजूद है, पेरेंट न्यूक्लियाई, और इसके अंदर से एलिमिनेट कौन हो रहा है, डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये कन्वर्जन प्रोसेस है। द कन्वर्जन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू डॉटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन और डिकेइंग प्रोसेस। ठीक है, तो डिकेइंग प्रोसेस चल रहा है। डिकेइंग प्रोसेस में क्या क्या निकल सकता है, अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल जो है वो एलिमिनेट हो सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल जब एलिमिनेट होते हैं, तो जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो हम इसको नाम देंगे अल्फ़ा डीके का। ठीक है ना, अल्फ़ा डीके। ठीक है, जब अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट होगा तो हम इसको क्या नाम देंगे, अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है, यहाँ पे इसका चार्ज नंबर है, यहाँ पे इसका मास नंबर है। इधर गौर से समझना है, पहले फिर लिख लीजिएगा। यहाँ पे इसका चार्ज नंबर है, यहाँ पे इसका मास नंबर है। कौन निकल रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है ना, कौन निकल रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल। तो यहाँ से मैंने एक अल्फ़ा पार्टिकल बनाया, इसको एलिमिनेट करा दिया। ऊपर एरो ये है, शो कर रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट हो गया। सही है, जब अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट होगा तो हम ये बात याद रखेंगे, व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट फ्रॉम एनी पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है ना, देन इट्स डॉटर न्यूक्लियाई विल बी 4 टाइम यूनिट लेस in the form of atomic mass and charge number will be 2 टाइम यूनिट लेस। अगर किसी एलिमेंट में से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फ़ा पार्टिकल के निकलने के नतीजे में जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा उसका मास नंबर 4 टाइम कम हो जाएगा और उसका चार्ज नंबर 2 टाइम कम हो जाएगा। जो निकल रहा है, ठीक है ना, क्या निकल रहा है, यहाँ से 4, यहाँ से 2, तो मैं यहाँ पे 2 बना देता हूँ और यहाँ पे क्या बना देता हूँ, 4। चूँकि रिएक्शन हमेशा आपस में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के लिहाज से बैलेंस होता है, कभी भी ये अनबैलेंस नहीं होता। यहाँ पे एटॉमिक मास जितना होगा इतना ही एटॉमिक मास यहाँ पर भी होना चाहिए। एटॉमिक नंबर यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे भी उतना ही एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, when alpha disintegration takes place or alpha decaying process takes place, then mass number is 4 टाइम यूनिट लेस and charge number is 2 टाइम यूनिट लेस। तो उसके नतीजे में हमने बोला कि 4 निकला है तो यहाँ पे 4 लगा दिया, 2 निकला मैंने 2 लगा दिया। अब एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका एटॉमिक मास कितना हो, 4, और जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो, 2। तो वो क्या होता है, हीलियम। तो इसका मतलब ये हुआ जब अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट हुआ तो वो क्या बना रहा है, हीलियम बना रहा है। तो इसीलिए अल्फ़ा को हम क्या कहते हैं, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं इसको, मैंने यहाँ पे लिखा था ना, अल्फ़ा क्या है, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। तो क्यों है, क्योंकि जब भी अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट होगा उसमें से वो क्या बनाएगा, हीलियम न्यूक्लियाई बनाएगा। सही है ना, और साथ में क्या देगा, एनर्जी। साथ में क्या मिलेगी हमें, एनर्जी वो एलिमिनेट करेगा। बात समझ में आ गई है। तो ये क्या कौन सा प्रोसेस है, अल्फ़ा डीके प्रोसेस। तो आपसे ये बात भी पूछ सकते हैं कि व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट फ्रॉम द एनी एलिमेंट देन इट्स चार्ज नंबर शुड बी अफेक्टेड बाय डैश एंड इट्स मास नंबर शुड बी अफेक्टेड बाय डैश। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मास नंबर विल बी 4 टाइम यूनिट लेस एंड चार्ज नंबर शुड बी 2 टाइम यूनिट लेस। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल एक और करके दिखाता हूँ मैं। लेट सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है x, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 36 और यहाँ पे लिखा हुआ है 18। सही है, मुझे नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है, 18 और 36 है। सही है, अब इसमें से क्या निकला, अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट हुआ। अब आपको ये पता जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो 36 में से 4 माइनस हो जाएगा और 18 में से 2 माइनस हो जाएगा। तो मैंने 36 माइनस 4 करवा दिया यहाँ पे, 36 माइनस यानी कि a माइनस 4 और नीचे कितना है, z माइनस 2। तो z कितना है इसका, 18। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2। यहाँ पे नहीं पता अभी क्या बन रहा है, मैंने x ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 36 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 32। 18 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब क्या बना, सल्फ़र। मतलब एक डॉटर न्यूक्लियाई बना जिसका नाम क्या है, सल्फ़र। अब बैलेंस भी करना है तो जो 4 निकाला है हमने तो 4 ऐड करवाएंगे, 2 जो निकाला है हम 2 ऐड करवाएंगे और साथ में क्या मिल जाएगा, हीलियम। इक्वेशन बैलेंस भी है ना। 36 माइनस 4 हुआ था, 18 माइनस 2 हुआ। तो इसका मतलब जो डॉटर पेरेंट न्यूक्लियाई से जो डॉटर न्यूक्लियाई बना वो कौन सा बना, सल्फ़र बना। और सल्फ़र के साथ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 16 है। इधर देख रहे हो 36 और 18, ये बैलेंस होना चाहिए।
तो एक ऐसा एलिमेंट भी बनना चाहिए जो इस इक्वेशन को बैलेंस करे। तो हमने क्या बनाया, जो निकला था उसी को एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को हमने लिख दिया। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 2 और 4 किसका होता है, हीलियम का होता है। तो इसका मतलब हीलियम बना। तो ऐसा रिएक्शन नहीं कर पाएंगे ना जिसमें माइनस करवा देंगे तो बचेगा क्या फिर, ठीक है। कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, ठीक है, जो पैरेंट न्यूक्लियाई होगा, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा, जिससे हम ये प्रोसेस करवा रहे होंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, साथ में एनर्जी मिलेगी, सही है। तो ये हमारा अल्फ़ा डीके प्रोसेस है। तो अल्फ़ा डीके में जो बात आपने याद रखनी है, जब भी किसी एलिमेंट में से अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट होगा, अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज जो एलिमिनेट होते हैं, यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं वो किस में से होते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से। चूँकि अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज क्या है, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन है। और रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहाँ से होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा। तो ये हो गया क्या, अल्फ़ा डी के प्रोसेस। अब इसी तरीके से क्या होता है, अल्फ़ा के बाद ये है बीटा डी के, ठीक है ना। अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट हो रहा है, और फिर अगर हम बात करते हैं बीटा डीके के बारे में, सही है, या बीटा डिसइंटीग्रेशन, या बीटा डीके, या अल्फ़ा डीके, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है ना। बीटा डिसइंटीग्रेशन बोल दें, बीटा डीके बोल दें, दोनों बातें एक ही हैं। तो जब बीटा डिसइंटीग्रेशन होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि एक एलिमेंट है आपके पास कोई भी, लेट सपोज एक्स है, ठीक है ना, एक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ ए एटॉमिक मास नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है जेड। अगर इसमें से बीटा पार्टिकल क्या होता है, एलिमिनेट होगा, क्या होगा, बीटा पार्टिकल एलिमिनेट होगा, तो हम ये बात याद रखेंगे, जो चार्ज, जो मास नंबर है, इट इज़ नॉट इफेक्टेड, मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं होती है व्हेन बीटा डिसइंटीग्रेशन टेक प्लेस। बीटा पार्टिकल निकलने से, बीटा एलिमिनेशन होने से, जो एलिमेंट का, बनने वाले एलिमेंट का जो मास नंबर होगा उसमें कोई रद्दोबदल, कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली नहीं होती। लेकिन ये जो चार्ज नंबर है, ये चार्ज नंबर या तो -1 होता है या तो +1 होता है, या तो -1 होता है या तो +1 होता है। तो जब भी बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा डीके का प्रोसेस होगा, तो मास नंबर विल रिमेन सेम बट चार्ज नंबर विल बी अफेक्टेड बाय -1 और +1। अब -1 और +1 कब होगा, तो बीटा डिसइंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, एक होता है बीटा पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, और एक होता है बीटा इलेक्ट्रॉन। ये दो किस्म के होते हैं, ठीक है, एक बीटा पॉजिट्रॉन है और एक बीटा इलेक्ट्रॉन। जब बीटा पॉजिट्रॉन निकलेगा, ये वाला रिएक्शन में दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये Z और ये A, इसमें से बीटा पॉजिट्रॉन एलिमिनेट होगा। तो ये याद रखेंगे, X मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, Z -1, और साथ में क्या है, बीटा पॉजिट्रॉन, और साथ में क्या मिलेगी, एनर्जी। अब बीटा नेगेटिव के लिए क्या है, दोबारा एक रिएक्शन दिखा देते हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे Z, ठीक है, रिएक्शन हुआ, कौन निकला, बीटा इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पे एरो मैंने ऊपर दिखा दिया है, ये एलिमिनेशन है। अब ये क्या होगा कि अगर बीटा में से, बीटा किसी एक एलिमेंट में से अगर बीटा इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो रहा है, तो मैंने आपको ये बात बता दी है कि मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं होती है, वो वैसे ही रहेगा, ए का ए ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं Z के बारे में, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा Z+1। तो यहाँ पे ये बात समझने की है, क्या बात समझने की है कि व्हेन बीटा एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, व्हेन बीटा पॉजिट्रॉन और बीटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, देन चार्ज नंबर इज मे बी 1 टाइम यूनिट लेस और 1 टाइम यूनिट मोर, या तो एक टाइम बढ़ेगा या तो एक टाइम कम होगा। तो यानी कि क्या होगा, Z-1 बनेगा या Z+1 बनेगा। अगर बीटा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नेगेटिव है तो आप इधर प्लस लगाओगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ में बीटा इलेक्ट्रॉन और साथ में क्या मिल जाएगी हमें, एनर्जी। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो बातें हैं, ठीक है ना, वो बातें आपको याद होनी चाहिए कि कब -1 होगा, कब +1 होगा, ठीक है ना, कब अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट होगा, जब अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट होगा, ठीक है ना, तो उसमें चार्ज नंबर भी चेंज होता है, मास नंबर भी चेंज होता है। जब बीटा डिसइंटीग्रेशन होता है, जब बीटा पार्टिकल एलिमिनेट होता है, तो मास नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन उसका चार्ज नंबर चेंज होता है, 1 टाइम यूनिट लेस होता है और 1 टाइम यूनिट मोर होता है। तो यहाँ से रिलेटेड, इससे रिलेटेड भी MCQs आपसे
रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछ लेंगे कितना कम हो रहा है कितना ज़्यादा हो रहा है, मास नंबर कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, चेंज होगा या नहीं होगा, चार्ज नंबर चेंज होगा तो कितना चेंज होगा, अगर बीटा एलिमिनेशन है तो चार्ज नंबर कितना चेंज होगा, बीटा इलेक्ट्रॉन है तो +1 होगा या -1 होगा, बीटा पॉजिट्रॉन है +1 होगा या -1 होगा, अल्फा डिसइंटीग्रेशन है तो अल्फा डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में मास नंबर कितना बढ़ेगा और चार्ज नंबर कितना बढ़ेगा, या फिर मास नंबर कितना कम होगा और चार्ज नंबर कितना कम होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके दिमाग में फिंगर टिप में आपके पास याद होनी चाहिए। ये बातें भी नोट कर लें। इधर मिटा सकता हूँ मैं, कौन सा ये अल्फा इज द फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। अल्फा की स्पीड मैंने बताई थी ना 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में 1/10, स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में 1/100, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक है हमारे पास फिजन रिएक्शन और एक है हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम फिजन की बात कर रहे हैं तो फिजन में अगर सिंपल अल्फाज में हम इसको समझेंगे तो कन्वर्जन ऑफ अ हैवियर न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियस। कन्वर्जन ऑफ अ हैवियर न्यूक्लियाई या हैवियर न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है ना। सिंपल अल्फाज में बिल्कुल बड़े न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस में टूट जाना, दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाना। बात बहुत इंपॉर्टेंट सामने आएगी, तो कंसंट्रेशन की तरफ साथ जो है वो बोर्ड की तरफ देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ अ हैवियर न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, एक बड़े न्यूक्लियस का दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाना। तो अगर सिंपल इसका तरीका दिखाया जाए तो ये कैसा होगा कि ये एक हमारे पास बड़ा न्यूक्लियस है, सही है, और इससे एक न्यूट्रॉन जा कर के टकराएगा। क्या करेगा, टकराने के नतीजे में क्या होगा, इसके अंदर आएगी अनस्टेबिलिटी। क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी। और अनस्टेबिलिटी के नतीजे में ये जो आपका हैवियर न्यूक्लियस है वो इस तरीके से क्या होगा, दो पार्ट में डिकम्पोज होगा। फिर क्या होगा, एक दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे एक्स और वाई, और साथ में क्या मिलेगी हमें, 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन, और साथ में मिलेगी हमें एनर्जी। ये बात बहुत और समझना है। ये एक सिंपल हमारे पास फिजन रिएक्शन है, इन विच हैवियर न्यूक्लियस इज डिकम्पोज इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई विथ द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स एंड रिलीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये रिएक्शन होता है फिजन रिएक्शन। अब इसमें क्या क्या जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम इस बात को समझ लेंगे कि लेट सपोज हमारे पास ये यूरेनियम है 92 235 यूरेनियम, फिजनेबल यूरेनियम which takes place in the fission reaction, that is called fissionable uranium। ये न्यूट्रॉन इससे आगे टकराएगा। सबसे पहली बात, ये जो न्यूट्रॉन इससे आगे टकरा रहा है इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए नीचे लिखते हैं 0। एलिमेंट को यूनिट इंडिकेट करवाते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है Z और यहाँ पे क्या होता है A। न्यूट्रॉन के ऊपर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज, इसीलिए इसकी जगह पे क्या आता है 0, और इसका एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर कितना होता है 1, तो ये आ गया आपका न्यूट्रॉन, नो चार्ज विथ मास नंबर 1, सही है। तो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होनी चाहिए, ये भी MCQs है। अगर फिजन रिएक्शन शुरू करवाना है तो न्यूट्रॉन की स्पीड क्या होनी चाहिए, मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप बता दें क्या होनी चाहिए। फास्ट होनी चाहिए,
मॉडरेट होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी स्लो। क्या होनी चाहिए? न्यूट्रॉन की स्पीड होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी, पहली बात कि अगर न्यूट्रॉन जा कर के यूरेनियम से टकरा रहा है फिजन रिएक्शन करवाने के लिए, यह भी स्टेबल है 235 पे, जैसे ही ये टकराएगा ये अनस्टेबिलिटी की तरफ आएगा, मतलब 235 में 1 ऐड होगा तो ये बनेगा 236, और जब ये 236 होगा तो ये अनस्टेबिलिटी की तरफ आएगा, फिर डिकम्पोज होगा। सही है ना? तो सबसे पहली बात क्या होगी? द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी स्लो इन ऑर्डर टू स्टार्ट द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अगर फिजन रिएक्शन करवाना है तो न्यूट्रॉन की स्पीड क्या होनी चाहिए? स्लो होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, कि देयर शुड बी enriched uranium. There should be enriched uranium. यहाँ पे टर्म लिखा हुआ enriched uranium. What is enriched uranium? देखो ये जो सैंपल है, यूरेनियम कहाँ से आता है? यूरेनियम का सैंपल कहाँ से आता है? ज़मीन में ड्रिल करके पहाड़ों के अंदर से हम ये यूरेनियम का सैंपल जो है वो एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसा खित्ता है, कोई ऐसा मोहल्ला या इलाका है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, तो वहाँ से जब आप पहाड़ों से या फिर ज़मीन से आप यूरेनियम का सैंपल बाहर निकालेंगे, तो अगर आपने 1 किलोग्राम का सैंपल निकाला है तो उसके सिर्फ 0.7% हिस्सों में यूरेनियम मौजूद होगा। कितने परसेंट हिस्सों में? 0.7। फॉर ईच 1 किलोग्राम सैंपल द यूरेनियम मस्ट बी 0.7% ऑफ दैट 1 kg। ठीक है ना? तो पता क्या चल रहा है कि अगर आपने क्या किया कि सर स्लो स्पीड पे जो है वो फिजन रिएक्शन हो जाता है। अब ये जो 1 किलोग्राम का सैंपल है उसमें यूरेनियम का एक मॉलिक्यूल, मतलब कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, यूरेनियम है। ये स्लो न्यूट्रॉन इसमें गया। अब ये जो यूरेनियम है इसके जब आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो होती है स्पंजी टाइप, मतलब सॉफ्ट होता है। जैसे ही न्यूट्रॉन इसे आगे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इसे टकराएगा तो ठीक है ना, ये फर्स्ट कर लेते यहाँ पर आगे टकराया तो यहाँ से इसका माउथ ओपन हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन अंदर गया और यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर स्पीड फास्ट होगी तो क्या होगा? न्यूट्रॉन की फास्ट स्पीड की वजह कर ये न्यूट्रॉन आगे टकराएगा, यहाँ से माउथ ओपन हुआ और यहाँ से फ़ौरन से बाहर निकल जाएगा, तो मतलब 235 236 में कन्वर्ट नहीं होगा। और यहाँ से जब ये इंटर होगा, अभी न्यूट्रॉन आगे की तरफ बढ़ रहा है, अंदर ही अंदर, यहाँ से बाहर से ये बंद होना शुरू हो जाएगा। इधर से बंद होना शुरू हुआ, इधर से ये आगे निकला, यहाँ से आगे निकला, इधर से मुँह बंद। तो इसका मतलब ये जो आपका लार्ज न्यूक्लियस था वो रिमेन 1 न्यूक्लियस में ही बाकी है, ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड ही नहीं हुआ। तो जब ये डिवाइड नहीं होगा तो फिजन रिएक्शन भी नहीं होगा। तो स्पीड शुड नॉट बी फास्ट, स्पीड शुड बी स्लो। स्पीड कैसे होनी चाहिए? स्लो होनी चाहिए। अब स्लो स्पीड है, लेकिन जब स्लो स्पीड में न्यूट्रॉन गया, जिस रास्ते से वो जा रहा है वहाँ पर उसको यूरेनियम के पार्टिकल्स या यूरेनियम के एलिमेंट नहीं मिले। यहाँ से जब ये न्यूट्रॉन जा रहा है, ये स्लो ही जा रहा है इंतज़ार में कि कोई यूरेनियम मिल जाए, जा रहा है, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये अंदर ही यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। लेकिन रास्ते में इसको यूरेनियम के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, चूँकि ये बात हम जानते हैं कि देयर इज़ ओनली 0.7% ऑक्यूपेशन ऑफ द यूरेनियम फॉर ईच 1 किलोग्राम सैंपल। अगर 1 किलोग्राम का सैंपल होगा तो उसमें सिर्फ 0.7% हिस्सों में यूरेनियम मौजूद होगा। तो इसके नतीजे में यूरेनियम यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन जिस रास्ते में न्यूट्रॉन गुजर रहा है वहाँ पर यूरेनियम मौजूद नहीं है। तो न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो भी है, उसके बावजूद भी फिजन रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको रास्ते में यूरेनियम मिला ही नहीं। रास्ते में यूरेनियम, तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो हो तब भी फिजन रिएक्शन हो जाए।
तो दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, देयर शुड बी इनरिच यूरेनियम। व्हाट इज इनरिच यूरेनियम? जिस रास्ते से न्यूट्रॉन गुजर रहा है वहाँ पर अगर यूरेनियम मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, इनरिच यूरेनियम कहलाएगा, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हिस्सा ले सकेगा। बात क्लियर है? तो दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन की स्पीड फास्ट नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इनरिच यूरेनियम होना चाहिए, ठीक है। और यूरेनियम होना चाहिए कौन सा, 235 वाला। मैंने आपको बताया यूरेनियम 235 वाला भी होता है और 238 वाला भी होता है। 238 वाला फिजनेबल, मतलब फ्यूजन रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। कौन सा हिस्सा लेता है? 235 वाला। अच्छा, जो यूरेनियम 238 वाला होता है उसको ब्रीडर रिएक्टर में डाला जाता है फिजनेबल बनाने के लिए, ठीक है ना। 238 वाले को हम ब्रीडर रिएक्टर में डाल करके उसको फिजनेबल बनाते हैं ताकि वो फ्यूजन रिएक्शन में जो वो हिस्सा ले सके। अब यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो होगी और रास्ते में क्या होना चाहिए, इनरिच यूरेनियम होना चाहिए। जब जा कर के क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा और फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी। और अनस्टेबिलिटी के बाद दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलेंगे, कौन से, एक्स और वाई। और साथ में क्या मिलेगा, 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और साथ में क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। तो अगर इस रिएक्शन को हम करके दिखाएं कि भाई एक हमारे पास ये स्लो स्पीड न्यूट्रॉन है, ये जा कर के टकराता है एक हैवी यूरेनियम 92 और 235 से, इनरिच यूरेनियम से, तो इसके नतीजे में क्या होगा, इसके अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी। और अनस्टेबल होने के बाद ये दो फ्रैगमेंट में डिवाइड होगा, एक बनेगा एक्स, एक बनेगा वाई। और साथ में क्या मिलेगा, ये जो चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है 3 न्यूट्रॉन, और साथ में हमें क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट या रिलीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला, एक्स और वाई बनेंगे। क्या बनेंगे, एक्स और, आपकी बुक अगर आप उठा के देखेंगे ना तो इसमें लिखा हुआ बैरियम और क्रिप्टॉन, बैरियम और क्रिप्टॉन। ऐसा हमेशा नहीं होगा। मतलब फर्स्ट के लिए ये मार्कर है, मैं इसको ज़मीन में पटकता हूँ और मैं आपसे इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आप बोलेंगे सर एक जो है वो एक्स होगा, दूसरा, अब एक 10% वाला हो सकता है और दूसरा 90% वाला हो सकता है। टोटल 100% था, जब डिवाइड होगा तो कंपोजिशन कुछ भी हो सकती है, एक 10%, एक 90%, है ना। या फिर एक 40%, एक 60%, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक 30%, दूसरा 70%। तो हम ये बात बताते हैं कि जब यूरेनियम डिवाइड होगा तो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, एक्स और वाई। अब यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट बन सकता है। आपके बुक में चूँकि बैरियम और क्रिप्टॉन दिखाया गया है तो मैं यहाँ पे क्या बना दे रहा हूँ, बैरियम, और यहाँ पे क्या बना दे रहा हूँ, क्रिप्टॉन। सही है। अब जब आप बैरियम और क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस को देखोगे तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 92। मुझे इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस याद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 92 है ना, तो ये 92। तो यहाँ पर एक ऐसा टर्म आना चाहिए, फर्स्ट कर लेते हैं 40 ले लिया मैंने, फर्स्ट कर लेते हैं 40। अब 40 में कितना ऐड करूँगा कि 92 हो जाए, 52, है ना। 40 में कितना ऐड करूँगा, 52। तो ये सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 52। तो इसका एटॉमिक नंबर सेटिस्फाई हो गया, 92 है, 40 + 50, 90 + 2, 92। तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब बारी किसकी, एटॉमिक मास की, ये 235 है। अब फर्स्ट कर लेते हैं, मैंने बैरियम के लिए ले लिया 135, कितना ले लिया, 135, सही है ना। तो आगे और कितना बचा, कितना बचा, 100, ये बचा ना, 100 बच रहा है। तो मैं यहाँ पे लूँगा 97, क्या लूँगा, 97। ऐसा क्यों करेंगे, ये भी 3 है, आ रही बात समझ में, ये भी काउंट होगा। देखो यहाँ पे मास नंबर है ना, 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 + 97 कितना हो गए, 100 + 135 कितना हो गया, 235। तो यहाँ पे जो मैंने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस लिखे हैं आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ऐसा नहीं बुक खोल के देखें बैरियम और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको कुछ और मिले तो आप बोले सर आपने कुछ और लिखा था, है कुछ और। ये मैंने समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से रिएक्शन हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा हो, फर्स्ट कर लेते हैं 92 है, ये बन रहा हो 32 और ये बन रहा हो 60, तो उस पर कोई और एलिमेंट जा कर के सेट होगा, बेरियम और क्रिप्टॉन नहीं होगा। फर्स्ट कर लेते हैं ये आ रहा है
92 है, ये आ रहा है 12 और ये आ रहा है 70, ठीक है ना, या 80, तो उस पर कोई और एलिमेंट जा करके सेट होगा, बेरियम और क्रिप्टॉन नहीं होगा। तो बनने वाला एलिमेंट दो होगा, एक्स और वाई, और साथ में क्या मिलेंगे 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और क्या मिलेगा साथ में एनर्जी। तो हाँ, पर फिजन 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, पर फिजन। बात समझ में आई? एक फिजन रिएक्शन होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे 3, कितने मिलेंगे। अब ये 3 न्यूट्रॉन, अब आगे भी समझ लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं ये 3 न्यूट्रॉन मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। ये 3 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो 3 न्यूट्रॉन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, 1 2 और ये 3, ये 3 न्यूट्रॉन्स हैं। ये जा करके किसी और यूरेनियम से टकराए, ये किसी और यूरेनियम से, और ये किसी और यूरेनियम से जाके टकराए, तो इसके नतीजे में क्या मिलेगा, एक्स और वाई मिलेगा, 2 एलिमेंट, साथ में क्या मिलेंगे 3 न्यूट्रॉन, और साथ में क्या मिलेगा एनर्जी। यही काम यहाँ पे भी होगा, 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, लाइटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, एक्स और वाई, और साथ में क्या मिलेगा 3 न्यूट्रॉन्स, और साथ में क्या मिलेगा एनर्जी। फिर यहाँ पे भी यही काम होगा, एक्स वाई प्लस 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये प्लस एनर्जी। सही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर फिजन 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, ये 3 न्यूट्रॉन जा करके अलग अलग यूरेनियम से टकराएंगे, तो कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये टोटल कितने हो गए 9 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये 9 न्यूट्रॉन हो गए। अब ये 9 न्यूट्रॉन किसी और यूरेनियम से टकराएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 से 27 न्यूट्रॉन्स, ये 27 न्यूट्रॉन्स और यूरेनियम से टकराएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरीके से आपका फिजन चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, फिजन चेन रिएक्शन, और रिएक्शन बहुत फास्ट होना शुरू हो जाएगा। एक बात और भी याद रखेंगे, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम जो चाहिए होता है फिजन रिएक्शन करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मास। द मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फिजन रिएक्शन, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं क्रिटिकल मास। व्हाट इज़ क्रिटिकल मास, कि वो कम से कम यूरेनियम का अमाउंट, ठीक है ना, जो कि क्या कर दे, जो फिजनेबल रिएक्शन को क्या करवा दे, स्टार्ट करवा दे, उसको हम क्या कहेंगे क्रिटिकल मास। ज़रूरी नहीं यूरेनियम हो, कोई और सा भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन फिजनेबल या रेडियो एक्टिव होना चाहिए। बात क्लियर है? फिजन रिएक्शन क्लियर है, और फिजन रिएक्शन के बाद फिजन चेन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसके बाद फिजन चेन रिएक्शन के बाद अगर हम फ्यूजन रिएक्शन की बात कर लें, इस फ्यूजन रिएक्शन की ये मिटा सकता हूँ, हाँ, तो ये फिजन रिएक्शन के बारे में है। उसके बाद हमारे पास है फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन को अगर हम समझेंगे तो क्या समझेंगे, आसान जुबान में, 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड और फ्यूज टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर और फ्यूज टुगेदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई। एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन इन सन, सन के अंदर जो रिएक्शन है वो यही होता है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन नाम से जाहिर है फ्यूज हो जाना, 2 लाइटर न्यूक्लियाई का आपस में, ताकि एक बड़ा न्यूक्लियस बन सके। 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके क्या बना लें, एक बड़ा न्यूक्लियस। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा रिएक्शन हुआ है, फ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एक छोटा न्यूक्लियस दूसरा भी एक, या आपस में क्या हो जाए कंबाइंड, और कंबाइंड हो जाने के बाद क्या बना दे, एक बड़ा न्यूक्लियस, और साथ में क्या मिले एनर्जी।
क्या मिले हमें? तो ये कहलाएगा फ्यूजन रिएक्शन। मैंने बोला सन के अंदर यही रिएक्शन है, सन के अंदर दो हाइड्रोजन मिलते हैं और क्या बनाते हैं? हीलियम। क्या बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, H12 प्लस H12, दिस इज ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रियम के हम इसको कहते हैं। 2 ड्यूट्रियम आर कंबाइंड टुगेदर, 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसके? ड्यूट्रॉन की, ठीक है ना। क्या है ये? ड्यूट्रॉन। ये भी क्या है? ड्यूट्रॉन। ये आपस में कंबाइंड होंगे, तो कंबाइंड होने के नतीजे में 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो क्या बनना चाहिए? तो साथ में क्या मिलेगा? ये एक सिंपल फेनोमेना है, ये एक सिंपल फेनोमेना है फ्यूजन रिएक्शन करवाने का, जिसमें 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड टुगेदर एज सच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ हेवियर न्यूक्लियाई विद द रिलीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब सवाल ये है कि कौन सा रिएक्शन मुश्किल है करवाना? फ्यूजन रिएक्शन मुश्किल है या फ्यूजन? कौन सा रिएक्शन ज़्यादा मुश्किल है? ये वाला कि ये वाला? ये फ्यूजन के फ्यूजन। देखो दोनों रिएक्शन जो है वो टफ है, मुश्किल है करवाना, उसमें एक ज़्यादा टफ है, एक कम टफ है। फ्यूजन रिएक्शन इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की स्पीड को पहले स्लो करवाना है, और न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो भी हो जाए तो इनरिच यूरेनियम होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इनरिच यूरेनियम होगा जब जा कर के जो है वो फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगा, वो इसलिए मुश्किल है। लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल इसलिए है, ये ज़्यादा मुश्किल इसलिए है, इसमें हमें चाहिए हाई टेम्परेचर। क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर। देखो इधर बात सुनो, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये भी क्या है? नंबर ऑफ, तो इससे पॉजिटिव चार्ज 1, इससे पॉजिटिव चार्ज, इसको आपस में मिलाना है, फ्यूज। जब ये इसके करीब आएगा और ये भी इसके करीब जाएगा तो सिमिलर पोलैरिटी की वजह कर दूर चले आएंगे, रिपल्सिव फोर्स ऐड करेगा, आपस में करीब आना आसान नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं? इसको हाई टेम्परेचर दे करके इसको मॉल्टन स्टेट, इसकी प्लाज्मा स्टेट इख्तियार करवाते हैं। जिस तरीके से सन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन हैं उसके हाई टेम्परेचर की वजह कर मोर देन 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड इनसाइड द सन, तकरीबन 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे ज़्यादा का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह कर ये जो हाइड्रोजन हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं, ये हाई टेम्परेचर की वजह कर मॉल्टन स्टेट इख्तियार करते हैं और प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह कर इसकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाती है, मतलब एक दूसरे में फ्यूज़ होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको प्लाज्मा की शक्ल देने के लिए, इसको लिक्विफाई करने के लिए हम हाई टेम्परेचर सूरज के अंदर जो वो पहले से मौजूद है, तो जिसके नतीजे में ये क्या हो जाएगा? पहले प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार कर लेगा, उसके बाद आपस में फ्यूज़ होगा। जब फ्यूज़ होगा तो क्या बनाएगा? हीलियम, और साथ में क्या मिलेगी? एनर्जी। तो इतना हाई टेम्परेचर देना हमारे लिए आसान बात नहीं है कि इतना हाई टेम्परेचर एक्सीड करवा सकें। तो इसीलिए ये रिएक्शन ज़्यादा मुश्किल होता है फ्यूजन रिएक्शन करवाना। जो हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो बम गिराया गया था, ठीक है ना, तो उससे जो नुकसान हुआ था, कहते हैं कि भाई तकरीबन 80,000 लोग तकरीबन भाप बन करके उड़ गए थे। तकरीबन 80,000 लोग, वहाँ पर जो रिएक्शन हुआ उस रिएक्शन के नतीजे में, ठीक है ना, टेम्परेचर इतना ज़्यादा एक्सीड करता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह कर लोग, जाहिर सी बात है, बॉडी है इंसान की, जो बॉडी वो किससे बनी हुई है? 70% वाटर से और 30% सैंड से, ठीक है ना। तो ये जलने के बाद ये सारी जो बॉडी हैं वो एलिमिनेट हो गई, वेपराइज हो गई। तो इसके बारे में कह रहे थे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, हाई हो जाता है, ऊपर एक फ्यूम से एक बादल बनते हैं और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और उस टेम्परेचर के नतीजे में तकरीबन उसके नीचे के तकरीबन 80,000 लोग कहते हैं भाप बन करके उड़ गए। और ज़मीन के ऊपर जो इफ़ेक्ट आया वो ये आया कि उसके बाद
100-150 साल तक तो उस रीजन के ऊपर जो घास फूस होते हैं वो उग नहीं सके, वो उनकी ग्रोथ नहीं हो सकी। तो फिर जापान वालों ने जो है ना वो आर्टिफिशियल घरों के अंदर और इस तरीके से जो है वो उसकी ग्रोथ करना शुरू की थी। अब जा कर के जो है वो उसका इफेक्ट थोड़ा सा मिनिमाइज हो रहा है। कहते हैं कि वहाँ पर जो नई जनरेशन जो पैदा होती थी उनके ऊपर भी कोई ना कोई इफेक्ट होता था, मतलब नॉर्मल बच्चे वहाँ पैदा नहीं होते थे उस इफेक्ट की वजह कर, ठीक है ना। तो बज़ाहिर जो है ये जो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह है ये डिफेंस के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी भी बेनिफिशियल नहीं रहता दो मुल्कों के लिए या इस वर्ल्ड के लिए या इस कायनात के लिए। ये हमेशा डिस्ट्रॉय या तबाही लेकर के आती है, कभी भी खुशहाली नहीं लेकर के आती। तो ये हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है। तो फ्यूजन रिएक्शन में दो हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है और क्या बना रहा है, हीलियम। इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की, ठीक है ना। तो इस हाई टेम्परेचर को हम आसानी से गेन नहीं कर सकते, इसीलिए रिएक्शन करवाना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द फ्यूजन रिएक्शन। अब इसके बाद इसमें एक और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्टर। टाइम बताइएगा ज़रा, बस 15 मिनट इस पर भी लगा देता हूँ। इसकी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझा देता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है एक मशीन है, आ मशीन इन विच nuclear fission reaction takes place in a controlled manner, एक ऐसा फ्यूजन रिएक्शन जो हम करवा सकें जो इंसान के कंट्रोल में हो, उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अगर हम सिर्फ रिएक्टर की बात करें, ये रिएक्टर का टर्म क्या बता रहा है, जैसे घरों में पतीली होती है, पतीली भी एक रिएक्टर है ना। जो भी सालन आपको बनाना है वो डाला, मिर्च मसाला डाला, रिएक्शन हुआ, सालन तैयार है, अंदर रिएक्शन ही हो रहा है ना। क्या हो रहा है, जैसे चाय बना रहे हैं, पानी डाला, पत्ती डाला, दूध, चीनी सब डाल करके उसको क्या कर दिया, बॉयल कर दिया, रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में क्या बन गई, चाय। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हम रिएक्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम जो रिएक्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो रिएक्टर दो किस्म के हो सकते हैं। एक होता है CSTR, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्टायरल टैंक रिएक्टर, और एक होता है बैच रिएक्टर। सिर्फ रिएक्टर के बारे में बता रहा हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर अभी मैं सिर्फ उसकी डेफिनेशन मैंने सामने लिखी है कि रिएक्टर दो किस्म का हो सकता है। एक होता है CSTR, कंटिन्यूअस स्टायरल, ठीक है ना, स्टायरल यानी कि चम्मच हिलाने वाला, स्टायरल टैंक रिएक्टर, कंटिन्यूअस स्टायरल टैंक रिएक्टर। उसके अंदर ऊपर एक टॉप के ऊपर एक मोटर लगा हुआ था, उससे शाफ्ट नीचे आती है और नीचे इस तरीके से प्रोपेलर्स निकले हुए होते हैं, वो घूमता रहता है यूँ। तो अंदर जो भी मटेरियल है वो क्या होगा, मिक्स होता रहेगा। तो ये कह रहा था कंटिन्यूअस स्टायरल टैंक रिएक्टर। और एक होता है बैच रिएक्टर। बैच रिएक्टर का मतलब होता है कि 8 घंटे काम करेगा, कंपनी ऑफ हुई, सारी मशीनें ऑफ, रिएक्टर भी ऑफ, सारे घर सुबह दोबारा आएंगे, दोबारा सारे मशीनें स्टार्ट होंगी, दोबारा काम शुरू हो जाएगा। ये कहलाता है बैच रिएक्टर। और जो CSTR होता है, कंटिन्यूअस स्टायरल टैंक रिएक्टर होता है, ये मुसलसल सालों साल चलता रहता है, सालों साल। इसमें जो लोग होते हैं वो अपनी शिफ्टिंग चेंज करते हैं, किसी की मॉर्निंग है, किसी की इवनिंग है, किसी की नाइट है, कोई रेस्ट पर है। तो इस तरीके से ये काम चल रहा होता है। अगर इनका काम रुकेगा, 1 घंटे के लिए अगर रिएक्टर बंद हो गया तो कंपनी को या इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ एक रिएक्टर नहीं होता, फिर उनके पास बाईपास में 2-3 रिएक्टर होते हैं। अगर इसका काम ख़राब हुआ तो दूसरे वाले से बाईपास करवा देंगे, दूसरा वाला ख़राब हुआ तो उससे बाईपास करवा देंगे, तीसरे वाले से ज्वाइंट करवा देंगे, ताकि उनको वो अपने नुकसान से, जो उनकी मतलब करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है वो उससे बच सके। बात क्लियर रही है। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात है, इधर गौर से, न्यूक्लियर रिएक्टर की बातें हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में लिखा हुआ मशीन इन विच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ कंट्रोल्ड मैनर, एक ऐसी मशीन जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवा सकें जो इंसान के कंट्रोल में हो, वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फीड
रॉड, कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर, शील्डिंग, कूलेंट, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सारे टर्म्स हैं क्या। यहाँ पर एक मैं डायग्राम बना देता हूँ, रफ सी एक डायग्राम है, जिसको आप देख करके इसको आपके पास थोड़ा आपको आइडिया बन सके कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये एक रिएक्टर है, ठीक है। इस रिएक्टर से ये ब्लू कलर की रॉड में ऐसे ला रहा हूँ, ठीक है। 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, सही है। ये रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इसको हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद इस ब्लू रॉड के बाद हमारे पास एक है ये ब्लैक कलर की, एक मतलब ब्लैक कलर नहीं होता, मैं डिफरेंट कलर दिखाने के लिए यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ कि हमारे पास एक और रॉड है जो इसके दरमियान में है। और ये ऐसा चकोर भी नहीं होता, ये पूरा ऐसा राउंड होता है यूँ। तो उसका मतलब ये रॉड ऐसे अंदर डले हुए होंगे, सही है ना, ऐसे पूरे बाउंड्री के ऊपर, सही है। फर्स्ट कर लेते हैं कि जो ब्लू रॉड है, फीड रॉड, ठीक है ना। फीड रॉड नहीं, कंट्रोल रॉड जो है ये हमारे पास एक फीड रॉड है हमारे पास, और एक यहाँ पे क्या कंट्रोल रॉड है। फीड रॉड में हमारे पास फीड यानी कि इस रिएक्टर का जो मेन न्यूट्रिशन जो इसका खाना है उसको हम कहते हैं यूरेनियम। क्या कहते हैं? 92 235। तो ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला मैं इसको नाम दे रहा हूँ फीड रॉड का। क्या नाम है इसका? फीड रॉड। इसके अंदर क्या मौजूद होगा? यूरेनियम 92 235, सही है। और ये जो ब्लू कलर का आपको रॉड नज़र आ रहा है, ब्लू कलर का, इसको मैं नाम दे रहा हूँ कंट्रोल रॉड्स, ठीक है। ये बना हुआ होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैडमियम या फिर बोरॉन। इट इज़ मेड अप ऑफ कैडमियम और बोरॉन। ये कैडमियम और बोरॉन का क्यों बना हुआ होता है? चूँकि ये कंट्रोल करता है, कैडमियम और बोरॉन जो होते हैं ये होते हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर कहलाते हैं ये, कैडमियम और बोरॉन। अब देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर जो भरा हुआ है इसके अंदर मैं इस तरीके से क्या कह दे रहा हूँ, ये पूरा पानी है, ठीक है। और कौन सा पानी है? मॉडरेटर इज़ द वाटर दैट इज़ D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूट्रॉन वाटर कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? ड्यूट्रॉन वाटर। व्हाट आर मॉडरेटर्स? मॉडरेटर्स आर ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि ड्यूट्रॉन वाटर है, ठीक है। अब सबका अलग अलग काम भी है, वो हम देखेंगे वो क्या है, ठीक है। शील्डिंग, शील्डिंग के लिए इसके चारों तरफ हम एक 6 to 8 फीट की कंक्रीट शील्डिंग करवा देते हैं इस तरीके से। ये चारों तरफ इस तरीके से क्या हुई है, ये शील्डिंग हुई है, ताकि इसमें जो रिएक्शन हो रहा है उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं आ सके। कूलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कूलेंट अभी मैं डिस्कस कर लूँगी कि वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो सबसे पहली बात, वाई वी यूज़ द न्यूक्लियर रिएक्टर।
वी यूज़ द न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस द, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है ना, तो जो कैनअप वाले हैं जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, कराची एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना जनरेट करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस तरीके से होगा, ज़रा इस बात को हम समझेंगे। इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ, देखो ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं ये आपने देख ली। अब ये जो ब्लू वाला है ये मेरे पास कंट्रोल रॉड है, क्या है, कंट्रोल रॉड, सही है। मैंने अगर न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करवाना है, फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करवाना है, तो एक न्यूट्रॉन क्या करवाना पड़ेगा, स्ट्राइक करवाना पड़ेगा इस फीड रॉड से। फीड रॉड के अंदर क्या मौजूद है, यूरेनियम 92-235। तो अगर एक यूरेनियम जा करके टकराए तो उसके लिए क्या क्या, इसकी जो पूरी कंट्रोलिंग हो रही है वो DCS सिस्टम से होती है, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। ये प्लांट लगा हुआ है और प्लांट से काफ़ी दूर, प्लांट के एरिया के अंदर ही लेकिन प्लांट से काफ़ी दूर, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा सा कमरा है एयर कंडीशन, जिसमें सामने इस तरीके से पूरे एक पैनल लगा हुआ है, ठीक है ना, और इंजीनियर्स और बोर्डमैन जो वो बैठे हुए हैं और इस प्लांट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। एक बटन प्रेस करेंगे, ठीक है ना, स्विच दबाने के नतीजे में क्या होगा, प्रेस करने के नतीजे में क्या होगा, इसके फंक्शन काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर प्रेशर का भी जो है ना सेंसर लगा हुआ है, इसके अंदर टेम्परेचर का भी सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो है इन कंट्रोल रॉड्स को, फीड रॉड को कंट्रोल करने के लिए भी सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। अब फ्यूजन रिएक्शन करवाना है, एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाएंगे यूँ, ये एक न्यूट्रॉन है 0 और 1। अगर ये जाएगा इस फीड रॉड से टकराने के लिए, तो रास्ते में क्या आ रहा है, कंट्रोल रॉड इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा ही नहीं। इस न्यूट्रॉन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, और फ्यूजन रिएक्शन, तो उनको क्या करवाना है, फ्यूजन रिएक्शन करवाना है। तो बोर्डमैन जो बैठा हुआ है, जो इंजीनियर बैठा हुआ है डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में, वहाँ पे बटन को प्रेस करेगा और ये वाला जो फीड जो कंट्रोल रॉड है खुद ब खुद क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, अंदर की तरफ चलेगा, सही है। अब क्या हुआ, ये न्यूट्रॉन गया, इससे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के नतीजे में क्या हुआ, न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है किससे, यूरेनियम से, फीड रॉड से, तो फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो पर फ्यूजन क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, है ना, एनर्जी मिलती है, और X और Y कंपोनेंट मिलता है, यानी कि बेरियम और क्रिप्टॉन मिलते हैं। तो अब इसके नतीजे में क्या हुआ, ये रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के नतीजे में 3 न्यूट्रॉन मिले, 1, 2 और ये 3। ये तीनों न्यूट्रॉन सामने जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर सामने फीड रॉड कंट्रोल रॉड होगा तो न्यूट्रॉन जो पैदा होंगे इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो रिएक्शन फास्ट नहीं हो सकेगा। फिर क्या करेंगे, इस वाले को भी क्या कर देंगे थोड़ा सा, फिर ये 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए, ये जा कर के इधर टकराया, ये जाके इधर, और ये जा कर के फीड रॉड से, तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन और यहाँ पे भी 3 न्यूट्रॉन। अब टोटल न्यूट्रॉन कितने हो गए, 9। तो ये 9 न्यूट्रॉन जा करके अगले फीड रॉड से, फिर 27 न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके नतीजे में क्या होगा कि बहुत सारे न्यूट्रॉन्स पैदा हो जाएंगे और रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में इसके अंदर का जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब एक बात और, ये जो मॉडरेटर है, न्यूट्रॉन वाटर जो है, ये क्यों डाला गया, सॉफ्ट पानी क्यों नहीं डाला गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो हार्ड वाटर है वो क्या करेगा, जब न्यूट्रॉन इसके अंदर ट्रैवल करके जाएगा फीड रॉड से टकराने के लिए, द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी स्लो। तो अगर हैवी वाटर होगा तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा न्यूट्रॉन की स्पीड के ऊपर और उसकी स्पीड को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। दैट इज़ द वी यूज द न्यूट्रॉन वाटर, ठीक है ना, क्योंकि वो हैवी वाटर है, वो ज़्यादा अच्छे से स्पीड स्लो कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वाटर। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन वाटर यूज़ करते हैं, ताकि वो न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या कर दे, स्लो कर दे, और ताकि क्या हो, रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से टेक प्लेस हो सके, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन शुरू हो चुका है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स पैदा होना शुरू हो गए, ठीक है ना। अब इसके नतीजे में क्या होगा, इस वाले वेसल का, कंटेनर का, न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगा। बात शुरू हो चुकी है,
टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा तो एनर्जी, उस एनर्जी की वजह कर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। किसके अंदर हो रहा है? तो रॉड पूरा पानी में डूबा हुआ है ना बेटा, तो अपनी एनर्जी कहाँ निकालेगा, पानी में निकालेगा, सही है। तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट गेन करेगा और हीट गेन करने के बाद अपना टेम्परेचर क्या कर लेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने के नतीजे में आपको पता है जब पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद वो क्या बनाना शुरू कर देता है, स्टीम, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाया, हमारा पर्पस क्या था कि हम पानी को इतना टेम्परेचर दे दें कि वो स्टीम जनरेशन शुरू कर दे। अब स्टीम जब बनती है तो स्टीम लाइटर इन वेट है, पानी हैवियर इन वेट है, पानी नीचे रहेगा, स्टीम कहाँ आने लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर यहाँ से एक आउटलेट बाहर निकाल देंगे यूँ, ठीक है ना, इधर समझना है। यहाँ से स्टीम आई बाहर, स्टीम को ले करके गए, ठीक है ना, और ले करके गए बाय मीन्स ऑफ पाइप, ठीक है ना। और यहाँ से ये स्टीम आ रही है, हाई प्रेशर पे हाई स्पीड पे ये स्टीम आ रही है, और यहाँ पे हमने लगाया हुआ टरबाइन, क्या लगाया हुआ है, एक टरबाइन है, ये टरबाइन का सिंबल है। जब ये स्टीम आकर के टरबाइन से क्या करेगी, टकराएगी, तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट। जिस तरीके से बिजली बनाने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका क्या है, न्यूटन जो फैराडेज हैं, तो फैराडेज ने क्या बात बताई है कि वैन एवर द एनी कंडक्टर मूव्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन इट प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में क्या करता है, मूव करता है, तो वो क्या जनरेट करता है, ईएमएफ जनरेट करता है, वोल्टेज जनरेट करता है। तो हम इस कंडक्टर को, इस टरबाइन को क्या करेंगे, घुमाएंगे। कैसे घूमेगा, जब ये इसके स्टीम का प्रेशर आकर के इसके ऊपर क्या करेगा, ऐड करेगा, तो ये टरबाइन क्या होगा, घूमना शुरू होगा। आगे ये कनेक्शन इसकी हुई है बाय मीन्स ऑफ जनरेटर। तो जब ये टरबाइन जब घूमना शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल जो जनरेशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है, उसका अमल जो है वो शुरू हो जाएगा, मतलब बिजली बनना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से क्या हुआ, ये लगातार स्टीम आकर के इससे टकरा रही है। जब स्टीम किसी सॉलिड सब्सटेंस से आके टकराती तो कंडेंसेट बना लेती है, लिक्विड बना लेती है, ठीक है ना। आप अगर स्टीम के ऊपर यूँ करके हाथ रखें, ठीक है ना, ऊपर करके, नीचे रखेंगे तो जला देगी, थोड़ा ऊपर करके रखें तो हाथ थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाएगा। तो इसका मतलब वो स्टीम जो है वो कंडेंसेट की शक्ल इख्तियार कर रही है। तो यहाँ से ये जो आपकी स्टीम है, इससे टकराने के बाद यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस ड्रॉपलेट्स को पाइप के ज़रिए से हम क्या करते हैं, ले करके जाते हैं। जो गर्म पानी आ रहा है एक्चुअली में स्टीम है, स्टीम से जो ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं वो गर्म पानी है। इस गर्म पानी को ले करके डाल देते हैं हम एक हीट एक्सचेंजर में। कहाँ पर, कूलेंट। पानी को ठंडा करके दोबारा डालना है किसके अंदर, रिएक्टर के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, ज़रा देखो, यहाँ से गर्म पानी आ रहा है और फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ से मैं इसके अंदर यहाँ से एक आगे चीलर लगा हुआ है, एक प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। चीलर से यहाँ पर क्या आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है। कौन सा पानी आ रहा है, ठंडा पानी। अब देखो इसके अंदर लगे हुए होते हैं ट्यूब्स, क्या लगे हुए होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं। इसको कहते हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। क्या कहते हैं, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इसके शेल के अंदर ठंडा पानी आ रहा है, इसके ट्यूब के अंदर यहाँ से गर्म पानी आ रहा है। दोनों पानी मिक्स नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि दोनों पानी मिक्स करके दोबारा डाल देंगे। इसी का पानी दोबारा घुमा के इसके अंदर डालना है। गर्म पानी आया, जब गर्म पानी आएगा इस हीट एक्सचेंजर के अंदर, शेल के अंदर क्या आ रहा है, चिलर से ठंडा पानी, ट्यूब के अंदर क्या आ रहा है, गर्म पानी। तो इससे क्या होगा कि एक ये बहुत सारे ट्यूब्स हैं इस तरीके के, और इस ट्यूब के अंदर क्या है, गर्म पानी है, और ये पूरा ट्यूब एक शेल के अंदर डूबा हुआ है। शेल के अंदर ठंडा पानी है, तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। गर्म पानी हीट लॉस करेगी, ठंडा पानी हीट गेन करेगा। उसके नतीजे में अंदर जो गर्म पानी आया है उसका टेम्परेचर कम होगा, और फिर टेम्परेचर कम करने के बाद हम यहाँ से दोबारा पानी को निकाल करके इस वाले हीट जो आपका रिएक्टर है उसमें दोबारा इंसर्ट करवा देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करवाने के नतीजे में हम इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहे हैं, एक एनर्जी तो हासिल कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारा मेन सोर्स है ज़िंदगी जीने के लिए जो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पानी को आप ज़ाया कर रहे हैं। तो फिर ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, तो वो अपने पानी को दोबारा इस्तेमाल करके दोबारा रिएक्टर के अंदर डाल देते हैं।
इसके अंदर इस्तेमाल क्या हो रहा है? यूरेनियम। तो यूरेनियम जब रिएक्शन करेगा तो क्या निकालेगा? अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेस। यूरेनियम से क्या निकलेगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलता है? अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेडिएशन होती है। बात समझ में आ रही है? तो जो अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशन होगी, अल्फ़ा और बीटा तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, चूँकि गैमा की रेडिएशन पावर बहुत हाई है। गैमा कैन पेनिट्रेट 6 to 8 फीट कंक्रीट वॉल, तो वो बाहर सराउंडिंग में आना शुरू हो जाएगा। तो इस सराउंडिंग के अंदर जो एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर रेडिएशन मुसलसल ऐड करेगा, तो उनको किसी किस्म की बीमारी लाहिक हो सकती है। उनको स्किन कैंसर, उनको ब्लड कैंसर जैसी बीमारी जो वो हो सकती है। तो इसीलिए हम इसकी तरफ क्या लगाते हैं? कंक्रीट वॉल की शील्डिंग करवाते हैं, ताकि ये रेडिएशन कम से कम बाहर की तरफ आए। बात समझ में आ रही है? रेडिएशन तो होगी, लाजमी सी बात है, रेडिएशन होगी, लेकिन एक ख़ास अमाउंट की रेडिएशन, ठीक है ना, जो ISO कहती है, ठीक है ना, कि इतनी रेडिएशन तो होगी। तो अगर उतनी रेडिएशन हो रही है तो वो बेरेबल है, वो बर्दाश्त के काबिल है। और अगर उससे ज़्यादा रेडिएशन हो रही है तो उस एनवायरनमेंट में, उस सराउंडिंग में रहने वाले लोग उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे और उनकी ज़िंदगी के लिए क्या बन सकता है? एक ख़तरा बन सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेडिएशन का जो है वो प्रॉपर जो है वो ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पर अगर रेडिएशन ज़्यादा या कम हो रही है, उसको चेक करने के लिए हम गीगर काउंटर इस्तेमाल करते हैं, सर्वे मीटर। आपने सेकेंडरी के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 20 में पढ़ा होगा, गीगर काउंटर एंड विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो गीगर काउंटर जो है वो एक्चुअली में सर्वे मीटर है। उस सर्वे मीटर को ला करके किसी सराउंडिंग में घुमाते हैं और ये चेक करते हैं कि रेडिएशन कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में जो जो बातें इंपॉर्टेंट थी कि फीड रॉड क्या होता है, कंट्रोल रॉड क्या होता है, मॉडरेटर्स क्या होते हैं, शील्डिंग क्या होती है, कूलेंट हम क्यों इसमें लगा रहे होते हैं, तो ये सारी बातें, इससे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। वाटर मॉडरेटर्स, व्हाट इज़ फीड रॉड, व्हाट इज़ कंट्रोल रॉड, व्हाई वी यूज़ द हैवी वाटर, व्हाई वी डोंट यूज़ द नॉर्मल वाटर। तो इस तरीके की बातें आपसे उठा करके पूछ सकते हैं। तो इसकी जो सारी कंडीशन थी, इसमें जो सारी बातें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। तो ये चैप्टर जो है दैट इज़ कॉल्ड चैप्टर नंबर 19, पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। और इसमें हाफ़ लाइफ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, है ना। हाफ़ लाइफ, जब हम हाफ़ लाइफ के बारे में बात करते हैं तो क्या है? हाफ़ लाइफ इज़ द टाइम इंटरवल इन विच हाफ ऑफ द एनी रेडियो एक्टिव सैंपल डिसइंटीग्रेट फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियाई टू डॉटर न्यूक्लियाई, है ना। बहुत सारे एलिमेंट जिनका हाफ लाइफ सेकंडों में आ जाता है, और बहुत सारे एलिमेंट कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर ऐसे भी हैं जो करोड़ों साल गुजर गए लेकिन उनका हाफ लाइफ अचीव नहीं हुआ। तो बहुत सारे एलिमेंट जिनका हाफ लाइफ सेकंडों में, मिनटों में, आवर्स में, घंटों में आ रहा होता है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी जिनका हाफ लाइफ अचीव अभी तक नहीं हुआ। अगर हाफ लाइफ आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाफ लाइफ का फार्मूला होता है T हाफ इजिकल टू 0.693 ओवर लैम्डा, है कि नहीं। और यहाँ पे लैम्डा क्या कहलाता है? डी के कांस्टेंट। यहाँ पे जो लैम्डा का टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? डी के कांस्टेंट का टर्म, ठीक है ना। और डी के कांस्टेंट लैम्डा के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं 1 ओवर सेकेंड, या फिर हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड डी के कांस्टेंट के लिए। जब भी हाफ लाइफ के बारे में आपसे पूछेंगे तो ये भी याद रखेंगे कि हाफ लाइफ शुरू में बहुत तेज़ी से अचीव होता है और बाद में टाइम के लिहाज से ये स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ अचीव रैपिडली इन द बिगिनिंग। अगर आपके पास 100 ग्राम का सैंपल है, जैसे ही उसका फर्स्ट हाफ लाइफ आएगा तो वो सैंपल कितना हो जाएगा? 50 ग्राम का। तो ये बहुत तेज़ी में होता है शुरू में ये अमल। फिर कितना होगा? 25, फिर कितना होगा? 12.5, फिर कितना होगा? 6.25। तो इस तरीके से कम होता रहेगा। लेकिन शुरू में जो फ़र्क आ रहा है वो कितना आ रहा है? 50 ग्राम का फ़ौरन से फ़र्क आ रहा है। तो हम बोलेंगे हाफ लाइफ शुरू में जो होता है वो बहुत तेज़ी से अचीव होता है, रैपिडली होता है, और विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या होता है? ये स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के रिलेटेड बातें वो आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर ये 19 जो था आज इसको डिस्कस किया गया है, इससे रिलेटेड MCQs वगैरह आप लोग सॉल्व करें, ताकि आप जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक आपका एक माइंड ये बन सके, हाँ इसके MCQs इस तरीके से आ रहे होते हैं। बात क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है। कल इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 पूरा और कोई एक चैप्टर और, ये 2 चैप्टर और करवाऊँगा, सही है ना। ठीक है, अल्लाह।